नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने मेरे प्रीपोजिशन के फिक्स्ड प्रीपोजिशन के और पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये प्रीपोजिशन का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके जो बाद वाला पार्ट हुआ उसमें हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन सारी तरह से खत्म हो जाएंगी और ये आपके किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रीपोजिशंस। तो पहली प्रीपोजिशन हम देखते हैं एक्सचेंज के साथ। एक्सचेंज समथिंग विद समबडी, यानी कि किसी चीज को एक्सचेंज करना किसके साथ, किसी इंसान के साथ। तो आप एग्जांपल लिखिएगा, लिखना आई एक्सचेंज्ड माय शर्ट विद राम। मतलब कि मैंने किसके साथ एक्सचेंज की, मतलब कि राम ने मेरी शर्ट पहन ली और मैंने राम की शर्ट पहन ली। तो आई एक्सचेंज्ड माय शर्ट विद राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए समथिंग, माय शर्ट किसके अंदर आएगी, समथिंग के अंदर आएगी, तथा संबंध के अंदर कौन आएगा, समबडी या संबंध के अंदर राम आ गया, यानी कि व्यक्ति आ गया। आपको पता होना चाहिए समथिंग का मतलब होता है कोई वस्तु और संबंध का मतलब होता है कोई इंसान। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम, एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कि किसी वस्तु से किसी वस्तु को एक्सचेंज करना। ठीक है, जैसे कि देखना, लेट अस एक्सचेंज एंड्रॉयड फॉर आईफोन। ठीक है, इसका ये मतलब है आओ एंड्रॉयड को आईफोन से हम चेंज करें। मतलब कि जितनी भी हमारी एंड्रॉयड डिवाइस है, जैसे एमआई का हो गया, वीवो का फोन हो गया, ओप्पो का फोन हो गया, इसको किससे चेंज करें हम, आईफोन से, यानी कि एप्पल से चेंज करें। तो किसी वस्तु से किसी वस्तु को चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में गलती आती है फ्रॉम लगा के, तो एक्सचेंज के साथ फ्रॉम का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप, अडिक्टेड टू, यानी कि आदी होना, हैबिचुअल हो जाना किसी चीज का, किसी चीज की आदत पड़ जाना। जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत हो जाती है, किसी को शराब की आदत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों के तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। जैसे बी अडिक्टेड टू, बी का मतलब क्या है, बी यहाँ पर वर्ब होती है, इसका मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी, ये सब कौन सी वर्ब कहलाती हैं, ये इन सभी को हम बोलते हैं बी वर्ब। ठीक है, तो बी अडिक्टेड टू, बी यूज्ड टू, बी अकस्टम्ड टू, इन तीनों का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज की लत लग जाना। तो इसका आप एग्जांपल लिख लेना, जैसे कि लिख लेना, ही इज अडिक्टेड टू पबजी। वह किसका आदी है, पबजी का आदी है। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पर पबजी लिख दिया। यदि आपको कोई वर्ब लगानी थी, जैसे कि यदि आपको बोलना है कि वह पबजी खेलने का आदी है, अभी मैंने यहाँ पर क्या बोला है, वह पबजी का आदी है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि वह पबजी खेलने का आदी है, तो यहाँ पर आप टू के बाद क्या लगाओगे, वर्ब, और वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी। देखिए जनरली क्या होता है, जब टू का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में किया जाता है तो टू प्लस V1 होता है। ठीक है, लेकिन जब प्रीपोजिशन की तरह किया जा रहा है, और यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है हम किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वो कुछ ही होती हैं ऐसी वर्ब्स जिनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं और साथ में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो आप इन वर्ब्स को याद रखना। देखिए अडिक्टेड टू, यूज्ड टू और अकस्टम्ड टू, इन सभी के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। प्लेइंग पबजी। ठीक है, ही इज अडिक्टेड टू प्लेइंग पबजी, ये भी सही है। ही इज यूज्ड टू प्लेइंग पबजी, ये भी सही है। और ही इज अकस्टम्ड टू प्लेइंग पबजी, ये भी सही है। नेक्स्ट देखना, एब्जॉर्ब्ड इन, यानी कि तल्लीन हो जाना, खो जाना, डूब जाना, मग्न हो जाना किसी भी चीज में। एनग्रोस्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, डूब जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना किसी भी चीज में। ठीक है, और
इन दोनों के साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही इज एब्जॉर्ब्ड, ही इज एब्जॉर्ब्ड या फिर एनग्रॉस्ड इन हर ब्यूटी। वह उसकी सुंदरता में डूब गया है। वह कोई लड़का है, हर ब्यूटी किसी लड़की की सुंदरता में डूब गया है। तो ही इज एब्जॉर्ब्ड या एनग्रॉस्ड इन हर ब्यूटी। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या होता है? डूब जाना। इनको यदि आपको परमानेंट दिमाग में याद रखना है तो उसका केवल एक ही तरीका है कि आप सीधे एग्जाम्पल याद कर लें। जो एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूं सीधे के सीधे आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इन्वॉल्व्ड इन यानी कि भाग में होना। किसी चीज में आप भाग होना, मतलब भाग में होना, इन्वॉल्व होना किसी काम के अंदर, मतलब आप भी शुमार होना उस काम में, आपका भी कुछ पार्ट होना उस भाव में। आप समझ जाओ, इन्वॉल्व होना यार, जैसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कोई घर का काम कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वही इन्वॉल्व है। इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनकी हिंदी नहीं होती, ठीक है, मुझे नहीं हो पाती हिंदी, तो आपको पता है इन्वॉल्व नॉर्मली आप सुनते होंगे, ठीक है, वही इन्वॉल्व है ये। जैसे कि लिखना, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, he is also involved in that, he was कर लेना यहां पर, he was also involved in that brutal murder। इसका क्या मतलब है कि वह भी इस ब्रूटल मर्डर में, वह भी उस, दैट यानी उस, वह भी उस ब्रूटल मर्डर में, ब्रूटल यानी क्या होता है? घिनौना, खतरनाक, ठीक है, ब्रूटल मर्डर में इन्वॉल्व्ड था, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अशेम्ड ऑफ यानी कि शर्मिंदा होना। तो इसका एग्जांपल आप लिख लेना, लिखना ही इज, लिखना यू शुड बी, लिखना यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? नहीं बोलते कभी भी हिंदी में डायलॉग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो ashamed of yourself, you should be ashamed of yourself। I repeat again, you should be ashamed of yourself। okay, clear? next देखना, liable for, इसको अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आज मुझे कमेंट में बताना वॉइस क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी कैसी है, ठीक है, बता देना। बताते तो नहीं, मुझे पता है नहीं बताओगे, वीडियो देख के चले जाते हो। थोड़ा सा मोटिवेट कर दो हमको भी। देखना, लायबल फॉर, इसका मतलब क्या होता है? जवाबदेही होना या उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना लीगली, ठीक है, कानूनी रूप से, कानूनी रूप से उत्तरदायी होना, लायबल फॉर, ठीक है। जैसे कि देखना, सुनील विल बी लायबल फॉर एनी डैमेज कॉज्ड। क्या मतलब है इसका? कि सुनील जवाबदेही होगा या सुनील उत्तरदायी होगा अगर कोई भी डैमेज घटित होता है। यदि कोई भी डैमेज होता है, कोई भी नष्ट होता है, कोई भी विनाश अगर होता है किसी भी चीज का, कोई भी खराबी अगर होती है किसी चीज में, तो उस कारण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सुनील जिम्मेदार होगा। तो लायबल फॉर का प्रयोग किया जाएगा लीगली, कानूनी रूप से, कि मतलब अगर कुछ भी घटित हुई, घटना हुई, तो किसको दोषी माना जाएगा? सुनील को ही दोषी माना जाएगा। तो याद रखना, ये लायबल फॉर यानी कि होता है उत्तरदायी होना, ठीक है। अब देखना, लायबल टू और प्रोन टू, जो आपके वहां पर लिखे हुए हैं साइड में, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं। प्रोन टू और लायबल टू, इसका मतलब क्या होता है कि यदि मान के चलो किसी चीज के चांसेस हो जाना, जैसे कि इसको मैं बताता हूं, जैसे कि यदि आप अवेयर नहीं होते किसी भी चीज के प्रति, यदि आप कोई काम कर रहे हो और आप उसके प्रति जागरूक नहीं हो, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप क्या करोगे? गलती करोगे। तो लायबल टू और प्रोन टू का मतलब क्या होता है? संभावना होना,
ठीक है, कुछ गलत होने की संभावना होना, तो लिख लेना इसका मतलब क्या होता है, कुछ गलत होने की संभावना होना। जैसे कि मैं बताता हूं, वर्क विदाउट अ ब्रेक, वर्क विदाउट अ ब्रेक मेक्स यू प्रोन टू या लायबल टू एरर। इसका क्या मतलब है, ये ऑक्सफोर्ड का एग्जांपल है, ठीक है। यदि आप बिना ब्रेक के कार्य करेंगे तो काफी संभावना है कि आप क्या करेंगे, गलती करेंगे। आया समझ में? यदि आप बिना ब्रेक के कार्य करते हैं, मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। उसको आप फॉलो करोगे तो मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ, पर फॉलो ही नहीं करते ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। यदि आप उसको फॉलो करोगे तो श्योरिटी से आपकी नौकरी आपकी जेब में। प्रोन टू लायबल टू एरर, यदि वर्क, यदि आप काम करोगे बिना किसी ब्रेक के तो उसके कारण आप क्या हो जाओगे, मोर प्रोन टू, मोर भी लिख लेना, मोर प्रोन टू या लायबल टू एरर, तो आप क्या करोगे, गलती करोगे, ठीक है। गलती की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। लाइकली टू भी होता है, याद रखना, इसका मतलब लाइकली टू यानी क्या होता है, संभावना होना। तो 3 हो गए, प्रोन टू, लायबल टू और लाइकली टू। एक और लिख लेना, you will be prone या liable to injury if you exercise infrequently। ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली आप क्या हो जाओगे, इंजरी के क्या हो जाओगे, आपकी संभावना हो सकती है कि आप इंजर्ड हो सकते हो इस चीज से, कि यदि आप एक्सरसाइज करोगे इनफ्रीक्वेंटली तरीके से यदि आप एक्सरसाइज करोगे तो आप प्रोन टू हो, लायबल टू हो किसके, इंजरी के, तो आपकी इंजरी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इफ यू एक्सरसाइज इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नर्वस ऑफ, यानी क्या होता है, नर्वस यानी बोलते हैं ना, परेशान हो जाना, नर्वस होना, सोच विचार में पड़ जाना। जैसे कि यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, तो वही नर्वस है। तो नर्वस ऑफ का मतलब क्या होता है, वही घबरा जाना, ठीक है। टेरिफाइड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, डर जाना। अफ्रेड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, डर जाना। स्केयर्ड ऑफ, इनका मतलब क्या होता है, डर जाना। तो देखिए सभी एक दूसरे के लगभग सिनोनिम में, नर्वस को छोड़ दीजिए आप। देखो, टेरिफाइड यानी भी डरना, स्केयर्ड यानी भी डरना और अफ्रेड यानी भी डरना, ठीक है। तो इसको आप लिखना, एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूं। जैसे देखना, ही इज नर्वस ऑफ हिज फर्स्ट डेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वह अपनी पहली डेट से, जो उसकी फर्स्ट डेट होने जा रही है, उससे वो क्या है, नर्वस है अभी। मतलब कि जो डेट करने जा रहा है किसी रेस्टोरेंट में किसी लड़की को, तो वो क्या हो रहा है, उस चीज से नर्वस है। तो ही इज नर्वस ऑफ हिज फर्स्ट डेट, ठीक है, या ही इज नर्वस ऑफ हिज अपकमिंग इंटरव्यू, उसका होने वाले इंटरव्यू से वो क्या है, नर्वस है, ठीक है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, ही इज, या हम लिख देते हैं, वी आर नाउअडेज terrified या scared या फिर afraid of COVID-19। हम आजकल किससे डरे हुए हैं, कोविड-19 से हम सभी डरे हुए हैं। ये सबसे आपका लेटेस्ट उदाहरण है, तो इसको आप याद रखना।
वी आर नाउ डेज टेरिफाइड या स्केर्ड या अफ्रेड ऑफ कोविड-19। तो आपके ये चारों एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए। अब देखना ओइंग टू और ड्यू टू बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, काफी बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। देखिए ये थॉमसन एंड मार्टिनेट बुक है, इसमें अलग लिखा हुआ है, इधर एक माइकलसन की पढ़ी है, इसमें अलग लिखा हुआ है, और एसएससी इसको अलग मानती है। तो आप इसको बड़ी ध्यान से देखना, ओइंग टू और ड्यू टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए ओइंग टू कोई बता जाए ना पूरे यूट्यूब चैनल पर तो मुझे बता देना, लिंक भेज देना मुझे, ठीक है, अंग्रेजों को छोड़कर। ओइंग टू का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ। ओइंग टू का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वैसे तो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, के परिणाम स्वरूप, और इसका मतलब क्या होता है? के कारण, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है? आपकी थॉमसन एंड मार्टिनेट बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। और ओइंग टू का प्रयोग, सबसे एक और बड़ी बात कि जो ओइंग टू है इसका प्रयोग किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ओइंग टू केयरलेसनेस he came across an accident या came across की जगह पे आप यहाँ पर met with भी लगा सकते हैं, met with an accident, ठीक है। एन एक्सीडेंट, इसका क्या मतलब है? लापरवाही के चलते या लापरवाही के कारण उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ही केम अक्रॉस, वह एक्सीडेंट से मिला, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, या उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। किसके कारण से? केयरलेसनेस के कारण से, लापरवाही के चलते, ठीक है। तो ये क्या होता है? ओइंग टू। ये किस में दिया हुआ है? आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर में दिया हुआ है, आपकी थॉमसन एंड मार्टिनेट में दिया हुआ है, जो कि ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू का प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया जाता है और ड्यू टू का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि मैं बोलूं ड्यू टू केयरलेसनेस, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है? आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन एसएससी इस चीज को नहीं मानती। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है, इसमें स्टार्टिंग में ही ड्यू टू दिया हुआ है और उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें नो एरर आया हुआ है, ऑफिशियल में भी नो एरर आया हुआ है। एंड माइकलसन की जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है कि आप ड्यू टू का प्रयोग भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसको मान के चलना है? आपको एसएससी को मान के चलना है। देखिए सभी रूल्स अलग होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन अपने को क्या है? अपने को मार्क्स लाने से मतलब है ना कि अपने को टीचर बनना है, नहीं, अपन को क्या करना है? मार्क्स लाने हैं, ओके। तो देख लेते हैं हम। ओइंग टू का प्रयोग बीच में नहीं किया जाता, इसको लिख लेना, लिखना। ओइंग टू का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है तथा ओइंग टू का प्रयोग सेंटेंस के बीच में कभी भी नहीं किया जाता, ठीक है। हो गया क्लियर? अब देखते हैं ड्यू टू। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो ही मेट विद एन एक्सीडेंट he met with an accident due to reckless driving. रेकलेस ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है। तो देखिए इसको हमने, इसकी जगह पे हम ओइंग टू का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग में हम ड्यू टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया था दोनों का प्रयोग, ओइंग टू हैवी रेन, ओइंग टू या ड्यू टू, दोनों का मतलब सही है। ड्यू टू हैवी रेन आई डिड नॉट गो टू स्कूल।
तेज बारिश के चलते मैं स्कूल नहीं जा पाया। ठीक है, तो इसमें ड्यू टू का भी प्रयोग किया जा सकता है, स्टार्टिंग में ओइंग टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी ने कुछ अलग पढ़ा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट भी नया है तो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, प्लीज। नेक्स्ट देखिएगा, सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखना, सक्सेसफुल यानी क्या होता है, सफल हो जाना। जैसे लिख लेना, ही इज सक्सेसफुल, he is successful in getting the job। he is successful in getting the job। जॉब प्राप्त करने में वह सफल हुआ, जॉब प्राप्त करने में वह सफल हुआ। he is successful in getting a job। ठीक है, नेक्स्ट देखना, टायर्ड ऑफ यानी कि थक जाना। ठीक है ना, आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवीज। भूतों की पिक्चर देख देख के मैं क्या कर गया हूँ, ऊब गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड रिस्पॉन्सिबल टू। देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर जो बताता है वो बताता है ड्यूटी की बात करता है। जैसे कि यदि कोई पेरेंट्स हैं, उनके कोई छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो उनकी ड्यूटी किसके लिए रहेगी, अपने बच्चों के लिए रहेगी। आया आपको समझ में। ठीक है, और हम जैसे हम सभी नागरिक हैं, तो हम अपनी देश की बड़ा विकास के लिए भी हम क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री की क्या करें, ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, हमारी कंट्री को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। किसकी ड्यूटी है, हम लोगों की ड्यूटी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देखना, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल for their चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो छोटे बच्चों के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जैसे और लिख लेना, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर कंट्रीज ग्रोथ। अवर कंट्रीज ग्रोथ, हम किसके लिए, हमारी जो देश है उसकी ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी ड्यूटी है, हम लोगों की ड्यूटी है। ठीक है, अब देखना, रिस्पॉन्सिबल टू ये होता है लीगल केस में। ठीक है, कानूनी रूप में जवाबदेही होना। जैसे कि प्रधानमंत्री लोकसभा के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टू होता है इस चीज में। तो मैं इसको करके बताता हूँ, एग्जाम्पल आप लिख लेना, लिखना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज, स्पेलिंग शायद गलत हो गई, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ठीक है, जैसे कि लोकसभा के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसी प्रकार से ये काउंसिल का एग्जाम्पल है। तो वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल टू होती है। ठीक है, तो वो था प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है, लोकसभा के लिए। ठीक है, यदि
प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, सरकार करती है तो इस्तीफा देना पड़ता है। शायद मैं सही बता रहा हूँ, यदि मैं सही बता रहा हूँ तो शायद, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। इसके बाद लास्ट और पार्ट है, उसके बाद ये जो आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और हम किसी नए टॉपिक का इनिशियलाइज करेंगे। तो मुझे कमेंट में बताइए कि बेसिक ग्रामर के लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, जो आप सजेस्ट करेंगे वही मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। यदि आपको बेसिक नहीं पढ़ना तो हमारा जो एमडी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस चल रहा है वो तो रेगुलर चल ही रहा है, तो आप मुझे बता देना कृपया करके कमेंट में। नमस्कार।